नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एस.एन. गोयनका जी के विपश्यना केंद्रों में क्या हो रहा है उसकी सच्चाई बताऊंगा और खुद भोगी हुई सच्चाई। मैं ये कोर्स बहुत सालों से सोच रहा था कि किया जाए, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे बहुत से साथी बताते रहते थे इस बारे में। तो मैंने 60 दिन पहले रात के 12 बजे के एकदम बाद इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया, अपने और अपनी वाइफ के लिए। और ये कोर्स शुरू होना था 1 जुलाई से 12 जुलाई तक इसी साल 2023 में। और ये धम्म शिखर हिमाचल प्रदेश विपश्यना सेंटर में था। इसमें मेरा कंफर्मेशन नंबर था NM26 और ये मैंने जानबूझ के इसलिए सिलेक्ट की थी जगह कि दिल्ली की चिपचिपी गर्मी से भी बचेंगे, मतलब शुद्ध वायु का सेवन होगा, वातावरण बढ़िया होगा और साथ साथ एक नई विधा, एक नई टेक्निक सीखेंगे ध्यान की। तो वहाँ जो एक्सपीरियंसेस हुए मुझे वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो सज्जन बैठे थे उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, हम न्यू कमर्स जो हैं, पहली बार जो कोर्स में आ रहे हैं, उनको अटैच टॉयलेट वाला रूम अलॉट नहीं करते, लेकिन आपको मैं अटैच टॉयलेट वाला रूम अलॉट कर रहा हूँ। मुझे E7 रूम नंबर दिया गया, जिसमें मैं 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, मतलब 1 से 5वीं जुलाई तक रहा। उसमें थोड़ी देर बाद वो आके, जब मैंने अंदर सामान रख दिया ले जाके, मुझे कहते हैं कि इसमें देखो थोड़ी लीकेज है। उन्होंने ये नहीं बताया किस टाइप की लीकेज है, लेकिन वो हम ठीक करा देंगे जल्दी ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे क्या पता। उसमें रूम में मैंने सामान ले जाके रखा। अगले दिन वो 4 बजे उठा देते हैं वहाँ पर, और 4:30 बजे से ध्यान शुरू, 4:30 से 6:30 तक ध्यान शुरू। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक नाश्ता, और उसके बाद नहाते हो आप। 7 से 8 बजे आपको मिलेगा गर्म पानी, मतलब उससे पहले आप नहाने से पहले ध्यान भी कर चुके, खाना भी खा चुके सुबह का, तब आप नहाओगे। खैर, उसके बाद मैंने नहाना शुरू किया। जैसे मैंने टैप खोला गर्म पानी का, एकदम मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। पूरे में सीलन आई पड़ी थी वहाँ पर। लीकेज वो पानी की थी, ऊपर छत से पानी टपक रहा था। उस दिन से बारिश शुरू हो गई और छत से पानी टपक रहा है। नीचे बाल्टी लगानी पड़ी बल्कि वहाँ पे जहाँ बेड बिछा हुआ है। और उनको कहा, जब केजी इलेक्ट्रिक शॉक लग गया मुझे, उन्होंने क्या करवाया, जो वहाँ सर्वर हैं, मतलब सेवक सेवादार कह लो, वही सर्वर बनते हैं वहाँ पर, जो पहले कोई कोर्स कर चुके हैं। और वो इतने इनसेंसिटिव, उनको कोई मतलब नहीं। बार बार कहने पे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रीशियन को बुला के वो तार ही कटवा दिया कि जी अब आप पानी बाहर से लेके आओ, गर्म पानी बाल्टी में। कहने को अटैच टॉयलेट है वो। तो उसमें भारी सीलन थी उस कमरे में, बदबू थी। बदबू के मारे मैं वहाँ 3 रातें सो नहीं पाया, छत से पानी लगातार टपकता रहा। 5 दिन मेरे वहाँ पर, मतलब मैं सैटरडे वहाँ पर एंट्री की थी मैंने सेंटर में। बुधवार की रात को जब मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी, तब मैं बाहर निकला, ये ठान के कि मैं इसी वक्त सेंटर से निकल जाऊंगा अगर मेरा कमरा नहीं बदला तो वहाँ वो वर्कर मिल गए मुझे बाहर 10 बजे रिसेप्शन पर। तो उन्होंने कहा, हाँ कई कमरे खाली पड़े हैं, आओ दिलवाते हैं आपको। उन्होंने फिर मुझे B9 उसमें शिफ्ट किया रात में। सामान मैं सुबह लेके आया अगले दिन वहाँ पर। उसमें कॉमन टॉयलेट था, और उस कॉमन टॉयलेट में भी ये समझ लीजिए आप, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं, सड़ांध उठ रही थी बिल्कुल ही। फर्श पुराने स्टाइल का, सीमेंट कंक्रीट का, वो भी जगह जगह से टूटा हुआ। पूरे सेंटर में ये समझ लीजिए एक भी एग्जॉस्ट फैन नहीं है, चाहे अटैच टॉयलेट हो, चाहे कॉमन टॉयलेट हो, चाहे इनका मेडिटेशन सेंटर हो, धम्म हाल, सब में इतना बुरा हाल है, सब में सड़ांध उठ रही है। क्रॉस वेंटिलेशन की इतनी भारी कमी है,
मतलब आप समझिए धम्मा हॉल में 90 लोग एक बार में बैठे हैं। 80 लोगों का तो बैच था जो साधक वहाँ पर साधना करने आए थे, ये टेक्निक सीखने आए थे, विपस्सना, आनापानसति। वहाँ पर ये समझिए आप 12-14 आराम से विंडो टाइप वेंटिलेटर होंगे, लेकिन कोई भी खुला हुआ नहीं है। खुला हुआ तो छोड़ो, उनके ऊपर पर्दे लगा रखे थे। बार बार मैंने वहाँ सो कॉल्ड जो गुरुजी हैं, इंस्ट्रक्टर कह लो, बल्कि गुरु शब्द तो तौहीन करनी है गुरु की, उनको कहा आप इनको खुलवाते क्यों नहीं हो, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। और इस टाइप के वेंटिलेटर वो कि पूरा आप खोल ही नहीं सकते, मतलब नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा, और वो क्लिप ऐसी जगह लगा रखे हैं कि 1/3 से ज़्यादा वो खुल ही नहीं सकता। इतना बड़ा हॉल जिसमें 90 लोग एक बार में बैठ के साधना कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, प्राणवायु चाहिए। प्राणवायु तो छोड़ो, वहाँ तो अपान वायु की भरमार थी। अपान वायु समझते हो ना, वही जो आदमी पिछवाड़े से शंख ध्वनि करता है, पाद वायु, प्राणवायु नहीं, पाद वायु भरी पड़ी थी वहाँ। और एक व्यक्ति शंख बजाता ना अगर, तो 4 का शंख फुस, इतने लोग गंदी हवा छोड़ रहे थे, जो कि आम स्कूल कॉलेज में बड़े हादसे की चीज़ हो जाती है। और वो कह रहे हैं आंखें बंद करो जी, ध्यान करो, सांसों पर ध्यान करो, आनापान ध्यान, और हर दूसरे मिनट में कोई ना कोई शंख ध्वनि हो रही है। अब 12 घंटे लोग वहाँ बैठेंगे, 12 घंटे का ध्यान है, 12 घंटे बैठेंगे तो वो गंदी हवा निकलेगी। और आप लोगों को उठने नहीं दे रहे, आप लोगों को घूमने नहीं दे रहे, बैठे रहो बस। पेट कैसे साफ होगा, वो अंदर मल सड़ता रहेगा। मैंने देखा वहाँ पहले दिन जो इनका डाइनिंग हॉल था उसमें ईसबगोल रखी है, दूसरे दिन मैंने देखा त्रिफला चूर्ण रखा है, तीसरे दिन उसके साथ कायम चूर्ण भी ऐड हो गया, चौथे दिन पेट सफ़ा भी ऐड हो गया। मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या थी, किसी को पेचिस थी तो ज़्यादातर लोगों को कब्जी, ये हाल हो रहा था। ध्यान कहाँ से होगा, और उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही, वो वेंटिलेटर खोल के राजी नहीं। ये जो मुझे कन्फर्मेशन मेल मिली इनकी 4 मई 2023 को, ये 5 पेज की कन्फर्मेशन मेल है जिसका मैंने प्रिंट आउट ले रखा है। तो इसमें इन्होंने साफ साफ चौथे पेज पे लिखा हुआ है, यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। मतलब पूरे कोर्स की ड्यूरेशन में आपको अपने आप को स्वच्छ रखना है हर समय। आप पहली बात तो सुबह 7 बजे नहाने का पानी दोगे, उससे पहले ब्रेकफास्ट भी करवा दोगे, मेडिटेशन भी करा दोगे। वैसे मन की शुद्धि नहीं हो पाई, शरीर की शुद्धि नहीं हो पाई। फिर आपने सारी टॉयलेट मेडिटेशन हॉल तक ऐसा बना रखा है जिसमें एक भी एग्जॉस्ट फैन दूर दूर तक नहीं है, जो वेंटिलेटर है वो बंद हैं, उनको खोलना भी चाहो खोल नहीं सकते, खुल जाए तो उन पर क्लिप पड़ा के वो खुले हुए पोजीशन में रख नहीं सकते। कहाँ से हाइजीन मेंटेन होगी, शरीर में आपके सड़ांध उठ रही है, मल बाहर नहीं निकल रहा, गंदी हवा आप हर वक्त अंदर ले रहे हो। जब आप ध्यान करते हो अपनी सांस पे तो गंदी हवा पे ध्यान जाता है हर वक्त, कहाँ से हाइजीन मेंटेन हो जाएगी। आप तो कोविड को और शह दे रहे हो, प्रश्रय दे रहे हो। वहाँ लोग ध्यान करें, 90 लोग एक दूसरे की सांसें जा रही हैं एक दूसरे के अंदर, और अपान वायु और जा रही है, पाद वायु। नाम है इसका धम्मा हॉल। धम्म का मतलब पता क्या है, नैसर्गिक जो धर्म है उसके बारे में क्या कहा है, धम्म क्या है, धार्यति इति धम्म, जिसने हमें धारण कर रखा है या जिसे हमने धारण कर रखा है। मतलब जो जिसे वेदों में रित कहा है, नैसर्गिक नियम, प्राकृतिक नियम,
या एक और डेफिनेशन है ना, वत्थु सहावो धम्म, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। स्वभाव मतलब जो प्राकृत है, जो नैसर्गिक है, जो स्वाभाविक है, जो जैसा है वैसा, या जिसमें किसी प्रकार का बनावटीपन ना हो, छुपाव ना हो, दुराव ना हो, मतलब नैसर्गिक वातावरण आपने बना दिया वहाँ पे धम्मा हॉल। इतने बढ़िया देवदार के पेड़ है सब तरफ, पक्षियों की इतनी सुंदर सुंदर आवाज़ें वहाँ होती हैं, लेकिन आपने ऐसा बंद कर रखा है, ऐसा पैक कर दिया वहाँ पर, मजाल है शुद्ध वायु अंदर आ जाए। आपने तो उसे अप्राकृतिक बना दिया। ये तो अधम्म हो गया, धम्म कहाँ रह गया। बुद्ध के वचनों का उदाहरण दिया जा रहा वहाँ पर, ज्ञान बघारा जा रहा बड़ा, कि महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 जो मुख्य घटनाएं हुई ना, वो पेड़ के नीचे हुई। कौन कौन सी? पहली कह जी, उनका जन्म ही पेड़ के नीचे हुआ, वो कोई राजमहलों में पैदा नहीं हुए। दूसरा, उनको बोधि मतलब परम ज्ञान, वो भी पेड़ के नीचे हुआ। तीसरा, पहला उपदेश भी उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के दिया। और चौथा, उनका महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु भी पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। हमें भी पता है कि अश्वत्थ वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अश्वत्थ पीपल की कैटेगरी का एक पेड़ है। पीपल वो वृक्ष है जिससे ये कहा जाता है 24 घंटे प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन निकलती है, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब महात्मा बुद्ध के तो आप ज्ञान दे रहे हो, वहाँ पे खुद आपने बंद कर रखा है सब कुछ, कमरा वो जो धम्मा हॉल ऐसे पैक कर रखा है कि कोई उसमें ना तो अंदर की बदबू बाहर निकल सकती, ना बाहर की शुद्ध वायु प्राणवायु अंदर आ सकती। और ऊपर से क्या ज्ञान दे रहे हैं कि आपने खुली हवा में बैठ के ये नहीं करना मेडिटेशन, ये आपके लिए नहीं है। और ना ही सूरज की किरणें टच करनी चाहिए आपको। मतलब जो वहाँ पे साधक आ रहे हैं, जो ये आनापान सती या विपस्सना करने के लिए आ रहे हैं, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, वो महात्मा बुद्ध के लेवल पे पहुँच ही नहीं सकते। तो आप करवा क्यों रहे हो भाई? जब आपको पता है आम आदमी या आपके दिमाग में आपका रोगी मानसिकता है आपको जब पता है कि व्यक्ति उस लेवल पे पहुँच ही नहीं सकता, तो क्या जरूरत है ये सब करवाने की? महात्मा बुद्ध को तो ज्ञान पेड़ के नीचे हुआ, आपने लोगों को पैक कर दिया 90 लोगों को एक कमरे में, और ज्ञान बघार रहे हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश दे रहे हैं। ना बाहर घूमने देते, वहाँ वो हॉल से निकले तो अपने कमरे में जाके बैठो। बाहर पहले तो घूमने की जगह की कमी है, और कोई प्रोत्साहन नहीं किया जाता, कोई प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि बाहर खुले में घूमो, पेड़ के नीचे बैठो। मतलब कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। 36 का आंकड़ा है। एक मैंने वहाँ जाते ही एक बुद्ध का वाक्य लिखा हुआ था, ये जो धम्मा हॉल 1 है ना, जो उसके नीचे ही बुद्ध वाक्य लिखा हुआ था नीले रंग की पट्टी पे सफ़ेद रंग से। अब वहाँ तो वो सब रखवा लेते हैं ना मोबाइल वगैरह, तो मैं उसकी फ़ोटो नहीं खींच पाया, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। उसमें क्या लिखा था? व्हेन ए पर्सन ऑफ मोरालिटी कंसंट्रेट्स इनसाइट अवेकन्स, द नॉट्स इन द डेप्थ ऑफ माइंड आर इजीली यूनाइटेड। मेरा माथा ठनका। इसका मतलब क्या है, मेनली बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। नीतिवान व्यक्ति जब ध्यान केंद्रित करता है तो अंतर्दृष्टि जागृत होती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और क्या है, मन की गहराइयों की गांठें आसानी से जुड़ जाती हैं, कस जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। मैंने कहा ये क्या है भाई? तो मैं गुरुजी के पास गया। अब ये गुरुजी कुछ नहीं, मेनली इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है ना, फैसिलिटेटर हैं। असली तो ज्ञान वो SN गोयंका जी बघारते रहते हैं हर वक्त, उनकी वीडियो सुनाई जाती है बस यहाँ पे हर वक्त उनकी वीडियो। तो ये जो फैसिलिटेटर थे, मैंने इनको बताया मैं ये क्या है, ये सही है? उनको समझ ही नहीं आया कुछ, मतलब एकदम अकल से पैदल। उनको ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कमी है, क्या गलती है। मैंने कहा ये जो है ना, ये आपने जो लिखवा दिया है, इसमें यूनाइटेड की जगह अनटाइड होना चाहिए। ये जो आपने
टी से पहले आई लगा दिया है ना, ये बाद में होना चाहिए। अनटाइड, मन की गहराइयों के गांठें आसानी से खुल जाती हैं। अब देखो आप, केवल आई इधर उधर होने से अर्थ का अनर्थ हो गया। अनटाइड की जगह यूनाइटेड कर दिया और उनके पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ। और मैंने बता भी दिया, कह भी दिया कि इसको ठीक करा लो। 4-5 दिन मैं वहाँ रहा, उसके बाद भी उनके कोई दूर दूर तक शिकन नहीं आई। मैंने कहा ये गलत मैसेज आ रहा है, फॉरेनर भी आ रहे हैं, 5-6 फॉरेनर थे, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको खुद ही पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या ये। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो गुरुजी SN गोयंका जी, इनकी आप वीडियो चला देते हो या इनकी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देते हैं, वो पाली में, पाली भाषा में लंबे लंबे गा गा के उपदेश देते रहते हैं, कोई उसका सरलार्थ नहीं किया जाता। भावार्थ, गूढ़ार्थ, निहितार्थ की तो बात छोड़ो, सरलार्थ तक नहीं बताते। हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ये जो पाली भाषा महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले यूज़ की थी, प्रयोग की थी, क्योंकि वो आम लोगों की भाषा थी। आज की डेट में पाली ना आम की भाषा है ना खास की भाषा है, क्यों सुना रहे हो भाई। और वो भी क्या है, भारी करके गले को, मतलब उज्जयी प्राणायाम जो होता है ना, अनिच्च भवतु सब मंगलम। अरे भाई क्या जरूरत है इतना वेट डालने की। आप सिंपल अनित्य या अनिच्च नहीं कह सकते, भवतु सब मंगलम। भाषा का असली मकसद है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की भाषा में, खासकर सामने वाला समझ जाए। ज्ञान को आप क्या दोगे इस तरह से। आप तो मतलब शो कर रहे हो कि हमारे गुरु जी को, SN गोयंका जी को पाली भाषा भी आती थी। आती होगी भाई, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आप। और ये केवल उस वक्त नहीं, आप जब वहाँ से धम्मा हॉल से बाहर निकलोगे, खाना खा रहे हो, शौचालय का यूज़ कर रहे हो, वहाँ भी ये गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयंका जी हर वक्त बोलते रहते हैं। किसी किसी की वाणी भारी भारी गले से, मतलब या तो पाली भाषा में होगी, वैसे नहीं पल्ले पड़ेगी, या किसी और भाषा में भी होगी ना, कबीर का दोहा भी होगा चाहे, वो पल्ले नहीं पड़ने वाला। सब उज्जयी प्राणायाम करते हुए बाहर निकलेंगी चीज़ें, क्या फ़ायदा है। तो मैं वहाँ पर 3 दिन नहीं सो पाया। और जब मुझे लगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है, पेट साफ नहीं हो रहा, रात को खाना नहीं दे रहे, तो एक तो रूम का एनवायरनमेंट सारा गड़बड़ था। 5 तारीख को तो वो रूम फिर मेरा चेंज हुआ। 5 दिन तो मेरे ऐसे निकल गए, ख़राब हो गए, नींद ही ना आए। जब नींद नहीं आएगी, आंखों में नींद भरी हुई है, दिमाग भारी है, कहाँ से आप आनापानसति प्रयोग कर लोगे। फिर भोजन नहीं मिल रहा शाम को। तो ये समझ लीजिए, जो ये मुझे कन्फर्मेशन लेटर मिला था ना विपश्यना कोर्स का, उसमें दूसरे पेज पर ये लिखा था, ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग मील विल बी सर्व्ड ऑन द डे ऑफ अराइवल। अराइवल वाले ही दिन ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, इवनिंग मील भी मिलेगा। लेकिन बाद में इन्होंने भाइयों ने क्या किया, 6:30 बजे नाश्ता, 11 बजे लंच और फिर 5 बजे कोई डिनर नहीं, केवल चाय दूध पकड़ा दिया और वो मूंगफली और मुरमुरे, लो जी, कोई खाना नहीं। जिसके बारे में इन्होंने साफ साफ अपने कन्फर्मेशन लेटर में, बल्कि क्या लिखा था, 4थे पेज पर लिखा हुआ है, 6ठे नंबर कॉलम में, पॉइंट पे, फूड हेडिंग में, फास्टिंग इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स। वहाँ तो इस तरह लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं फास्टिंग नहीं परमिटेड है, और खुद भूखे मार रहे हैं लोगों को। मतलब इतने लोग आज की डेट में, हर तीसरा आदमी डायबिटिक है या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, और हर एक का शरीर अलग है, वात पित्त कफ। मैं JNI में भी गया हूँ बेंगलुरु में, वहाँ तो हर डॉक्टर हर एक को चेक करके हर रोज़ उसकी डाइट निर्धारित करता है, अगले दिन उसका लंच क्या होगा, डिनर क्या होगा। और यहाँ पर सबको एक लाठी से भेड़ों की तरह हक्का जा रहा है। जब मैंने बहुत हल्ला मचाया कि मुझे नींद नहीं आ रही खाना ना खाने की वजह से, तब उन्होंने रात में खिचड़ी दलिया टाइप कुछ शुरू किया, और शाम को फिर 5 बजे के जो चाय थी उसी में सबके लिए शुरू कर दिया, और लोग टूट टूट के पड़ रहे थे। इसका मतलब सब भूखे थे, सबको भूख लगती है।
आप 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में लोगों की प्रकृति चेंज कर दोगे, खान पान का सब उसका तौर तरीका बदल दोगे। लोग अपने बॉडी के साथ एडजस्ट करने में 10 दिन निकाल देते हैं। काहे का वो विपස්සना करेंगे वहाँ पर? लोगों का पेट साफ नहीं हो रहा, लोगों की भूख नहीं तृप्त हो रही। महात्मा बुद्ध ने खुद कहा था कि काया क्लेश बकवास है। उन्होंने खुद इतने कृश हो गए थे वो, आखिरी जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई से 1 आध दिन पहले सुजाता नाम की लड़की के हाथों से उन्होंने खीर खाई थी, और तब कहीं जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये भाई भूखे मार रहे हैं वहाँ पर और कह रहे हैं सांस पे, आती जाती सांस पे ध्यान दो। संवेदना हुई या नहीं हुई? वेदना हो रही है सबको, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, या तो भूखे होने की वजह से या पोटी ना आने की वजह से, और आप ज्ञान बगा रहे हो। 5 स्तर कहे गए हैं जीवन में। पहला स्तर है पदार्थ का, इनएनिमेट चीज़ें, मकान, गाड़ी वगैरह वगैरह। दूसरा है शरीर, तीसरा है मन, चौथा आत्मा और 5वां परमात्मा। यहाँ हम जा रहे हैं आपके पास आनापान सती प्रयोग के लिए या विपස්සना के लिए, मतलब शरीर से ऊपर उठने की चीज़ है, मन और आत्मा की बात है, आगे परमात्मा। फिर आपने तो नीचे धकेल दिया, और आपने तो वहाँ मकान ऐसा दे दिया, कमरा ऐसा दे दिया जो प्रदूषित है, टॉयलेट में कोई एग्जॉस्ट नहीं है, उसी के साथ एडजस्ट होते रहो। 5 दिन तो मैं उनसे यही पूछता रहा कि ये टपक रहा है जो, इसका कुछ इलाज किया है नहीं किया, बदबू आ रही है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, करंट लग गया मुझे। फिर शरीर बिगाड़ दिया इन्होंने, शरीर साफ़ ही नहीं हो रहा। 4:30 बजे जाके वहाँ बैठ जाओ बिना पोटी गए, नींद आपके आँखों में भरी पड़ी है, सिर में भरी पड़ी है, और ये कह रहे हैं ध्यान करो। बात कर रहे हो आप मन, आत्मा, परमात्मा की। जब शरीर ही खराब कर दिया आपने वहाँ पे। हर आदमी की अपनी बॉडी है, कोई सुबह नींबू पानी पीने से फारिग होता है, कोई चाय पीने से, कोई टहलने से। मैं खुद 1.25 लीटर पानी पीता हूँ सुबह, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, लेकिन बॉडी एकदम परफेक्ट फिट हो जाती है, सारी कब्जी खत्म। बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। और धम्म शिखर आपने कहाँ बना दिया जी? मेडिटेशन रूम 6 मीटर ऊपर, मतलब आपको 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कोई लिफ्ट नहीं लगा रखी, कोई वहाँ पे टॉयलेट नहीं दे रखी, बाथरूम वॉशरूम कुछ नहीं दे रखा। हर बार 30 सीढ़ियाँ चढ़ो पेशाब के लिए, फिर 30 सीढ़ियाँ नीचे उतरो, और उसके आगे और उतरनी पड़ती हैं। फिर लगातार ढलान है, कम से कम 2.5 मंजिल आपको हर बार पेशाब जाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और जो गुरुजी हैं वो तो बैक डोर से निकले और वहीं पे उनका रूम है, मतलब बाकी लोग तो कुछ है ही नहीं ह्यूमन बीइंग। ये गुरुजी आपके सो कॉल्ड इंस्ट्रक्टर हैं, जो अकल से पैदल हैं, वही सब कुछ हैं। 4 कोर्स कर लिए, इंस्ट्रक्टर बना दिया उनको। और वो इतने ईगोइस्ट, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा जी ये जो सामने वाला आदमी है मेरे, हर वक्त अपान वायु छोड़ रहा है, और यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन की कमी है। कहते हैं आपकी सीट चेंज करवा देते हैं, दरवाजे के पास करवा देते हैं, लेकिन बंदे ने एक भी वेंटिलेटर नहीं खुलवाया। ये हाल है इनके। तो यहाँ जब शरीर ही खराब कर दिया आपने, पेट खराब कर दिया, एक तो खाने ना खाने की वजह से और पेट साफ ना होने की वजह से, और फिर दिमाग खराब कर दिया, नींद ही नहीं आ रही, तो कहाँ से योग करेगा आदमी? प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है आदमी को, या डायबिटिक है आजकल, बहुमूत्र रोग है। किस तरह से वो बार बार ऊपर नीचे होगा? कहीं आपने ये जो इंस्ट्रक्शन हमें दे रखी है 5 पेज की कन्फर्मेशन लेटर दिया, कहीं लिखा है आपने कि 6 मीटर चढ़ना पड़ेगा हर बार? किसी को पैरों की प्रॉब्लम है, मान लो जोड़ों की समस्या है, कैसे चढ़ेगा उतरेगा बार बार? वो कहीं नहीं लिखा। और फिर इनके भाई सेवक जो सर्वर जिन्हें ये कहते हैं, जो मेनली सेवक या सेवादार होते हैं, वो तो गजब थे। उनमें 2 का मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जिनके नाम मैं नहीं ले रहा, मैं उनको अमर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता वो पॉपुलैरिटी उनको मिले, इनको सब पता है कौन है वो। उनके मैंने नाम रख छोड़े, राहु केतु। राहु जो था उसमें छोटे कद का था थोड़ा, और जटाएं
बना रखी थी उसने। मजाल है कभी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इतना काइयापन, इतना घटियापन था चेहरे पर। और दूसरा केतु, थोड़ा लंबा था वो, केतु की तरह, और पीछे एक चुटिया बना रखी थी उसने। बस ये हर वक्त दोनों बंदे छाया की तरह लोगों के पीछे पड़े रहते थे, कोई प्राइवेसी नहीं लोगों की, घंटी बजाते रहते हर वक्त। आपने दूसरे पेज पर, ये कन्फर्मेशन लेटर के दूसरे पेज पर लिखा हुआ है व्हाट टू ब्रिंग में, क्या लाना है, अलार्म क्लॉक लेके गए। अब जब मेरे पास अलार्म क्लॉक है, वहाँ ऊपर धम्म शिखर में घंटा बजता है, तो जिसने करना है अपने आप करेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आए हुए हैं, लेकिन ये दोनों बंदे घंटी लेके हर एक के पीछे लगे हुए हैं, दरवाजे पे घंटी बजा रहे हैं, दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। मतलब मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। और आखिरी दिन तो गजब हो गया, जब मैंने 8 तारीख को छोड़ा, मतलब 12 तारीख तक था ये कोर्स, मैंने 8 को छोड़ दिया। 8 को 2 इवेंट हुई। पहले तो जो केतु था वो सुबह सुबह 4:15 बजे, जब मैं पानी पी रहा था, गर्म पानी लेने गया था मैं डाइनिंग हॉल में, वहाँ के मुझे क्या कहता है, सुबह सुबह 8 से 9:30, 2:30 से 4 और 3 से 6 आना ज़रूरी है धम्म शिखर हॉल में, और अगर नहीं आए तो ना समझ लेना। फिर मैं चुप रहा। मैंने कहा भाई सुबह सुबह क्या ऐसे गंदे आदमी के मुंह लगना। चलो खैर, उसके बाद मैं 8 बजे धम्म शिखर धम्म हॉल में गया। 8:30 बजे मुझे यूरिन पास करने जाना था। बैठे बैठे यूरिन और ज़्यादा आता है। सुबह सुबह मैं पानी पीता हूँ 1.25 लीटर। मैं जैसे नीचे उतर रहा था धम्म हॉल में, तो ये भाई राहु ये पीछे पीछे घंटे बजाते आ रहे हैं मेरे। ऊपर मैं अपनी लोई छोड़ के आया था। मैं खैर वॉशरूम गया, ऊपर गया मैं, फिर अपनी लोई उठाई और नीचे उतर आया। देखो यहाँ पे ये हाल, मतलब मानसिक दिवालियेपन की हद है। ये लोग मेडिटेशन करवा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हाल है, कोई प्राइवेसी नहीं है। कहने को साधक, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग वहाँ जा रहे हैं, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। उनके पीछे ये कुत्तों की तरह पड़े रहते हैं। ये लोगों को, जो साधक वहाँ आ रहे हैं, उनको सोचते हैं कि ये भेड़ बकरियाँ हैं और ये कुत्तों की तरह उनको हाँकेंगे। क्या मतलब है? मतलब आप सोचो, एक आदमी पेशाब करने जा रहा है, ये उसके पीछे पीछे आएंगे ये देखने के लिए जा कर रहा है, कर क्या रहा है। ये मानसिक रोगी हैं, सैडिस्ट लोग हैं। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है। विकृत मानसिकता वाले, मेंटली करप्ट लोग हैं जो, वो लोग हैं। एक हमारे हरियाणा में कहावत है, मुझसे न मिल गई हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा। तो मतलब इन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ देखा तो है नहीं। थोड़ी सी इनको पावर मिल गई, अब ये अपने आप को खुदा बन गए। मुझे इतना गुस्सा आया उस वक्त, मैंने उससे पूछा नीचे उतर के, फिर मैं, तू है कौन मेरे पीछे आने वाला? किसने तुझे पावर दी है? समझ क्या रहे हो यार अपने आप को? तुम हमें गाइड करोगे, तुम हमें बताओगे, जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती मेडिटेट करवाओगे वहां पर। तो खैर जब हल्ला मचा तो ऑफिस वाले आ गए वहां पर। उन्होंने मुझसे पूछा, और क्या कह रहे हैं भाई? ऑफिस में जो था बंदा, वो मुझे क्या कह रहा है, आप खुद आए हो, हमने थोड़ा बुलाया था। मैंने कहा बेटा ऐसा है, तुझे अभी पता नहीं है, लॉ में एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। अगर आपने मुझे यहाँ बुला लिया, ना ही भी बुलाया, मैं आया, आपने एंटर करवा लिया मुझे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी लाइफ की, मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है इक्वली। ये नहीं है आप मुझे गैस चैम्बर में सड़ा के मार दोगे या मुझे वहाँ घायल कर दोगे, मुझे शुद्ध एनवायरनमेंट नहीं दोगे जीने का। मतलब वो समझ ही नहीं रहा, कुछ बकवास किए जा रहा है। मतलब आप किसी को भी बुलाओगे
और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करोगे फिजिकली, मेंटली, और आप बातें कर रहे हो स्पिरिचुअल मुक्त होने की, पिछले जन्मों में झांकने की। तो मैंने खैर 1.5 पेज की वहाँ कंप्लेंट दी। उसने मैनेजर से फ़ोन पे बात कराई, उनको सारी चीज़ें बताई। तो ये हाल रहा। जो सोच के गए थे कि विपश्यना करेंगे, वहाँ अपनी जान बचा के आए, करंट लगा, मरते मरते बचे। एकदम इतने अशुद्ध एनवायरनमेंट में रहे। मेरे घर में एक कमरा 10 बाई 15 के में भी मैं 2 विंडो हैं 4 बाई 5 फीट की, मतलब 40 स्क्वायर फीट जगह की विंडोज़ हैं एक कमरे में, छोटे से में, और वहाँ 90 लोग बैठे हैं, एक भी विंडो नहीं खुल रही। या टॉयलेट है, उसमें एक एग्जॉस्ट फैन तक नहीं है। घर में एक बार हम वॉशरूम यूज़ करते हैं, साथ या एग्जॉस्ट चलाते हैं। और ये क्लेम कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर हैं, ये क्लेम कर रहे हैं अध्यात्म की सीढ़ियों पे ऊपर ले जाने की, परम बोधि प्राप्त करवाने की। ये हाल है इनके। ये तो और नीचे उतार रहे हैं एकदम। तो देखते हैं अब ये क्या एक्शन लेते हैं। जो ये राहु केतु हैं और जो इतना गंद फैला रखा है, इतनी सड़ांध है, बांस है पूरे सेंटर में। बाहर स्वर्ग है तो अंदर नर्क बना रखा है इन्होंने, 4 दीवारी बना बना के वहाँ पे। अगर यही हाल रहा, ये बंद होएगा ये सेंटर कुछ दिनों में। बाकी आप खुद समझदार हैं कि ऐसी जगह जाके अपना शरीर और दिमाग ख़राब करना है, यह क्या मिलने वाला वहाँ पर। आपने भी अगर इस तरह से कहीं पे कोर्स किया है विपश्यना का, तो मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने ईमानदारी से जो फील किया, जो भुगता, वो आपके साथ शेयर कर दिया है। धन्यवाद।